जीत और हार दोनों आपके सोच पर ही निर्भर होते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इसी पॉजिटिव विचार के साथ में शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। तो देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। सबसे पहले तो थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक के बीच में डिफरेंस देखेंगे। देन उसके बाद में थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, स्टेट। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन उसके बाद क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। तो आज की क्लास में हम इतना सारा डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो थर्मोडायनेमिक्स दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, थर्म एंड डायनेमिक्स, जिसका मतलब है हीट इन मोशन। थर्म मीन हीट और डायनेमिक्स मीन मोशन, तो हीट इन मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या करता है कि एक एनर्जी की फील्ड है, साइंस की फील्ड है, जो कि एनर्जी ट्रांसफ़र डील करता है, जैसे कि हीट वर्क में और वर्क हीट में, यानी कि इनका इंटरनल कन्वर्जन करता है। लेकिन उसके बाद में जो ये भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, जो नियम हैं थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक, कुछ जो कि ऑब्जर्वेशन से आए हैं, कुछ स्टडी के बेस पे ये कुछ लॉ बने हैं। तो इनकी जो अप्लीकेशंस है वो बहुत सारे एरियाज़ में है, जैसे कि एनर्जी ट्रांसफ़र की फील्ड में, न्यूक्लियर स्टीम पावर प्लांट में, गैस टर्बाइंस, इंटरनल कंबशन इंजन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, गैस डायनेमिक्स, कंप्रेशर, केमिकल प्रोसेस प्लांट। तो जो भी थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक जो एप्लीकेशंस है, ये बहुत सारी एनर्जी की फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है। देन उसके बाद आता है मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक में देखने से पहले देखो, माइक्रो तो एक स्मॉल लेवल पे हो गया, इनको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। माइक्रो को एक बार पढ़ लेते हैं। माइक्रो क्या है? स्टैटिस्टिकल अप्रोच होती है। स्टैटिस्टिकल अप्रोच का मतलब ये है कि अगर हमारा कोई सिस्टम है तो उस पर हमें एनालिसिस करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंडिविजुअल मोलिकुलर बिहेवियर है, एक पर्टिकुलर एक सिस्टम का जो इंडिविजुअल मोलिकुलर जो बिहेवियर है, मोलिक्यूल जो एटॉमिक लेवल पे हम उसको स्टडी करते हैं। और कंप्लीट अगर सिस्टम का करना है हमें, तो इंडिविजुअल जितने भी मोलिक्यूल है, एक स्मॉल लेवल पे जो है मोलिकुलर या एटॉमिक लेवल पे है, तो उनका हम एक स्टैटिस्टिकल लॉ के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, सम अप करेंगे। उसका जो कंप्लीट बिहेवियर है, उसका इंडिविजुअल का जो सम अप होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। तो माइक्रो हो गया एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, और इसमें इंडिविजुअल मोलिकुलर बिहेवियर स्टडी होता है। लेकिन इसके अपोजिट में मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस वो अप्रोच होती है, एक क्लासिकल अप्रोच है। ठीक है, एक तो पहली बात क्लासिकल अप्रोच है, और दूसरी बात कि ये रिजल्ट जो मैक्रोस्कोपिक का रिजल्ट आया, उसी के ही बेस पे हम माइक्रोस्कोपिक, मतलब कि हमें पहले अगर इसमें क्या है कि हमें पूरी सिस्टम की एनालिसिस करते हैं, ना कि इंडिविजुअल पार्टिकल की एनालिसिस करते हैं। तो मैक्रो में हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सिस्टम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर एक टाइम पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ना कि मोलिकुलर लेवल पे करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है, ये हमारा क्लासिकल, ये हमारा स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। ओके, देन आता है हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स एंड स्टेट। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? जब भी किसी प्रिस्क्राइब्ड स्पेस या रीजन पे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा कुछ भी हम काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रीजन है, तो उस पे जहाँ पे हमें स्टडी कर रहे हैं, उस रीजन को या उसको क्या बोल देते हैं, उस स्पेस को क्या हम बोल देते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, या एक पर्टिकुलरली सिस्टम बोल देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है कि जहाँ पे हम अटेंशन कर रहे हैं, या जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो भी ऑब्जर्वेशंस है, जो भी स्टडी हम जहाँ पे कैरी आउट कर रहे हैं, उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। सराउंडिंग क्या हो गया? जो सिस्टम से जो बाहर का जो पार्ट है, जो सिस्टम के जो आउटर का जो पार्ट है, सराउंडिंग जो एक्सटर्नल जो है
सिस्टम से उसको सराउंडिंग बोल देते हैं। देन आता है बाउंड्री। क्या होता है बाउंड्री? क्या होता है जो सिस्टम जो एक एनवलप होता है, ये हमारा सिस्टम और ये हमारा सराउंडिंग। लेकिन जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो एक सेपरेट करने वाला जो चीज़ होती है ना, उसको सेपरेट जो करेगी उसका एक एनवलप टाइप का होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, तो वो क्या हो गया? बाउंड्री हो गया। और बाउंड्री का क्या क्वेश्चन क्या बनता है कि बाउंड्री रियल हो सकती है और इमेजनरी हो सकती है। एक तो रियल में, जैसे सिस्टम है हमारा, सराउंडिंग है, ये बाउंड्री है, तो रियल में हो सकती है कि एक बाउंड्री रियल में सेपरेट करे। इमेजनरी क्या है कि उसको रियल में सेपरेट ना करे, लेकिन वो सेपरेट हो रखा हो सिस्टम और सराउंडिंग से, यानी कि इमेजनरी बाउंड्री है। और हो सकता है कि बाउंड्री हमारी फिक्स हो सकती है या फिर मूविंग भी हो सकती है। मूविंग के केस में कैसे कि जैसे मूविंग बाउंड्री पिस्टन सिलेंडर हमारा अरेंजमेंट है, तो एक इनिशियल जो स्टेट थी हमारी, जहाँ पे गैस थी फिल, तो जब भी हमारा सिस्टम इसकी जो पोजीशन चेंज हुई, तो क्या हो गया? बाउंड्री भी हमारी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जैसे पर यहाँ पे ये वाला जो थी हमारे पर उस सिस्टम की, हमारी ये जो सिस्टम है, इस यहाँ पे गैस है, तो गैस के लिए यहाँ पे बाउंड्री थी। बट क्या हुआ? किसी इंस्टेंट पे कुछ टाइम बाद ये सिस्टम है हमारा यहाँ पे चला गया, तो पर्टिकुलरली जो हमारा जो बाउंड्री हो जाएगी पूरा ये हो जाएगी कंप्लीट इस तरह से। तो हमारा एक जो मूविंग बाउंड्री है वो चेंज होती रहती है सिस्टम की स्टेट के साथ में। और यूनिवर्स क्या हो गया? सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो बनता है ना, दोनों का ही सिस्टम और सराउंडिंग, उसको यूनिवर्स बोलते हैं। वो स्टेट क्या होता है? स्टेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी जो भी हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है सिस्टम की, तो वो डिफाइन करती हैं एक पर्टिकुलर स्टेट पे, यानी कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो क्या प्रॉपर्टीज शो करती हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे हमारा पिस्टन है, तो यहाँ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये हमारा सिस्टम है, सिस्टम की ये बाउंड्री को सेपरेट कर रही है, तो पूरा जो इसके जो बाहर वाला पार्ट है वो हमारे सराउंडिंग हो गया। तो सिस्टम हमारा ये है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जहाँ पे पोजीशन है हमारी पिस्टन की, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम जो भी है गैस का, वो क्या हो गया? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? तो ये चेंज करेगा जब भी हमारा पोजीशन चेंज करेगी हमारा बाउंड्री की, या जो पिस्टन की हमारी पोजीशन चेंज करेगी, तो हमारी प्रॉपर्टी है या स्टेट है वो भी चेंज करेगा। ओके। देन आता है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। बेसिकली थर्मोडायनेमिक सिस्टम को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया 3 टाइप से: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या हो गया कि जिसमें कि मास का ट्रांसफ़र नहीं हो, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो ओनली। ठीक है, एक बार बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। देन ओपन सिस्टम क्या होगा? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, वो आइसोलेटेड में क्या, ना तो मास का ट्रांसफ़र हो और ना एनर्जी का ट्रांसफ़र हो। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल की या एक हमारे पास में एक रूम है, एक इस तरह से एक रूम है जिसका हमने दरवाज़ा बना दिया ये। ठीक है, दरवाजे को यहाँ से खोल दिया, यानी कि डोर को ओपन कर दिया, तो यहाँ से जो आ रहे थे बाहर से, तो वो क्या है, कुछ भी पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट है, क्लासरूम है, मान लो क्लासरूम है ये, तो इस पर्टिकुलर दरवाज़ा अगर ओपन होगा तो हमारा जो हमारा जो स्टूडेंट है वो अंदर जाएंगे, तो क्या है, एनर्जी का भी ट्रांसफ़र होगा और मास का भी ट्रांसफ़र हो गया। यानी कि ओपन है तो क्या हो जाएगा, दोनों का ही ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अगर हमने रूम को बंद कर दिया, ठीक है, दरवाजे को बंद कर दिया, तो एनर्जी का तो ट्रांसफ़र होगा बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि स्टूडेंट नहीं जा सकते ना। एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है, जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर्टिकुलरली मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर और यहाँ पे हमारा था 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो क्या होगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना हो तब तक वो चेंज क्या होगा, वो हमारा जो टेम्परेचर है वो हायर टू लो फ्लो करेगा। तो इस तरह से आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया, एक तरह का इक्विलिब्रियम सिस्टम। इक्विलिब्रियम सिस्टम क्या है कि वो थर्मोडायनेमिकली, मैकेनिकली, केमिकली क्या इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि उसमें अगर स्टेट में अगर चेंज होना है तो वो नहीं होगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो हमारा क्लोज सिस्टम है,
क्लोज सिस्टम का एक तो ये है कि हमने जो याद करने वाली चीज़ है वो है ना तो इसमें क्लोज सिस्टम में ट्रांसफर मास का नहीं होगा, एनर्जी का हो सकता है। ठीक है, एक तो ये वाली बात याद करनी है। और दूसरा याद करने वाली बात क्या, एग्जाम्पल्स याद करने हैं। ठीक है, देन उसके बाद में जो ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज करेंगे सिस्टम में, तो मास और एनर्जी दोनों का ही ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें जो याद करने वाली जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या, टरबाइंस हो गए, कंप्रेशर हो गया। तो क्या हो गया, जो भी कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर है तो एयर एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एंटर किया और जब भी कंप्रेस होके निकलेगा प्रेशर उसका है चेंज हो गया, यानी कि मास एंटर किया और एनर्जी भी इसकी चेंज हुई है। यानी कि मास के साथ में मास एंटर किया और मास ही निकला और मास की एनर्जी भी चेंज हुई है। और जैसे टरबाइंस में क्या होता है, टरबाइंस में स्टीम फ्लो करती है, कौन सा भी अलग अलग टाइप्स के टरबाइंस होते हैं। तो उसमें एक बार पर्टिकुलर सिस्टम क्या होगा, मास भी जाएगा और एनर्जी भी उसकी चेंज होके आएगी। तो इस तरह से जो हमारा ये है ओपन सिस्टम का एग्जांपल। देखिए एक ओपन सिस्टम में मास इन आउट होगा, बाउंड्री एनर्जी इन आउट दोनों ही होगा उसमें। देन आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है कि ना तो मास का ट्रांसफ़र होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। मतलब कि जो हमारा सिस्टम है वो एक थर्मोडायनेमिक जो कि इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम हम आगे देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है। देन उसके बाद आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम। जब भी क्लासीफाई करते हैं सिस्टम को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, तो हम डिपेंड करता है कि उसका फेज़ क्या होगा। फेज़ अगर चेंज हो रहा है, फेज़ के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई करते हैं। और फेज़ क्या होता है, एक क्वांटिटी है मैटर की जो कि यूनिफॉर्म रहेगी केमिकल कंपोजिशन में और फिजिकल स्ट्रक्चर में, तो उसको कहते हैं फेज़। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि जैसे कि केमिकल कंपोजिशन है, कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है तो केमिकल कंपोजिशन वो चेंज नहीं होगी, और जो भी उसका जो भी फिजिकल है यानी कि केमिकली भी चेंज नहीं होगा, वो इंटरनल जो मोलिकुलर है वो चेंज नहीं होगा। और फिजिकली का मतलब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी स्ट्रक्चर को सॉलिड, लिक्विड और गैस को फिजिकली हम डिफाइन करते हैं कि क्या उसकी पर्टिकुलर कंडीशन है सब्सटेंस की। तो 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हमें डिफाइन करना है कि सिंगल फेज है, 2 फेज है, 3 फेज है, कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो सिंगल फेज में क्या होता है, अगर हमारा सिस्टम सिंगल फेज है तो उसको हम होमोजीनियस सिस्टम बोल देते हैं। और कैसे पता लगेगा कि हमारा सिंगल फेज है, होमोजीनियस है। तो उसमें क्या होगा कि मान लो कि लिक्विड लिक्विड है, एक वेसल है तो उसमें लिक्विड लिक्विड है या गैस गैस है या फिर सॉलिड सॉलिड है, यानी कि उसमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर टाइप का, एक ही पर्टिकुलर स्टेट का सब्सटेंस है। लेकिन हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होगा, हेट्रोजीनियस में क्या है कि लिक्विड प्लस सॉलिड कर दिया या लिक्विड प्लस गैस कर दिया या कुछ इस तरह से कर दिया, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस सिस्टम हो गया। तो जो हमारा सिंगल फेज सिस्टम होगा वो हमारा होमोजीनियस सिस्टम होगा, और जो हमारा 2 फेज या मोर देन 2 फेज जो सिस्टम होगा वो हमारा होगा हेट्रोजीनियस सिस्टम। ओके, फिर आता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी होती है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। किसी सिस्टम की पर्टिकुलर कंडीशन क्या है, एग्जांपल उसकी वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये क्या है। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है या कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चन में ही पूछ ले जाते हैं, और ये हमारे इम्पोर्टेंट हैं। देखो क्या है, देखो जो किसी भी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ये क्या है, यूनिक वैल्यू है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या एक पर्टिकुलर स्टेट पे, क्या है, एक उसकी यूनिक यानी कि अपने आप में ही उसकी अलग एक यूनिक वैल्यू है, यानी कि एक यूनिक वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पे सिस्टम की। देन उसके बाद में जो आता है जो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ है उसकी वैल्यू सिस्टम में चेंज होगी।
तो वो क्या है कि मान लो कि एक इनिशियल स्टेट थी और ये फाइनल स्टेट है, तो इनिशियल पे कुछ थी, फाइनल पे कुछ थी, तो जब चेंज हुआ स्टेट पे तो डिपेंड करेगा कि इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। इंटरमीडिएट पोजीशन जो भी उनकी है, तो जो भी पाथ किस पाथ में उसने फॉलो किया, यहाँ से गई कैसे उसको चेंज आया, उसको नहीं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि इनिशियल और फाइनल कंडीशन क्या है। और ये क्या है कि जो साइक्लिक प्रोसेस में, अगर साइक्लिक कोई प्रोसेस है तो नेट चेंज होगा प्रॉपर्टी में, कोई भी प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, तो उसमें क्या है नेट चेंज होगा सिस्टम में, प्रॉपर्टी में वो हमारा जीरो होगा। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एक पॉइंट फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलरली पॉइंट पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी कि एग्जांपल के लिए जैसे कि प्रेशर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो ए प्रेशर P1 से P2 चेंज हो रहा है, तो डेल पी को हम क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1, यानी कि कितना चेंज आया वो P2 माइनस P1, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को दो कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं, इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंटेंसिव या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव या एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंटेंसिव से देखो याद अगर रखना है इसको, इंटेंसिव को एग्जाम्पल पूछ ले जाते एग्जाम में, तो इनको याद कैसे रख सकते हैं। इंटेंसिव, इंटेंसिव तो हम इनको क्या करेंगे, इनको हम थोड़ा फोर्स से बोलेंगे, इन इन इंटेंसिव, इन इंट्रिंसिक, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे इन से कि इंडिपेंडेंट, इनको थोड़ा जोर लगा के बोलेंगे और इनसे याद रखेंगे इंडिपेंडेंट ऑन दी मास, मतलब जो मास पे इंडिपेंडेंट हो, मास पे डिपेंड ना करे, वो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। एग्जांपल के लिए टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन में क्या आता है कि टेम्परेचर दे देंगे, प्रेशर और बहुत सारी ये कुछ एंट्रोपी, एंथैल्पी, एनर्जी, ये सारी एक यानी कि 4 ऑप्शन दे देंगे, तो उस ऑप्शन में क्या होगा कि ये पूछेंगे कौन सा इंटेंसिव है, कौन सा एक्सटेंसिव है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना होता है, तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, तो इंटेंसिव के लिए हम इन करेंगे, और इन क्या होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर मास पे। और एक्सटेंसिव क्या है कि वो प्रॉपर्टी जो कि एक्सटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है मास पे, साइज क्या है सिस्टम का, उस पर डिपेंड करती है। देखो कैसे समझ सकते हैं, मान लो कि हमारे पास में एक रूम है, ठीक है, एक छोटा रूम है, एक बड़ा रूम है, या एक कंटेनर, कुछ भी लगा लो, तो उसमें हमारा कुछ भी टेम्परेचर है, उसका पर्टिकुलरली कोई टेम्परेचर है, इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये साइज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, टेम्परेचर है वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक छोटा सा पर्टिकुलर किसी एरिया का या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का हम टेम्परेचर नोट करेंगे, एक बड़ी चीज़ का भी नोट करेंगे, अगर उनका सेम टेम्परेचर है, उसका मतलब डिपेंड नहीं करता, यानी कि टेम्परेचर ये नहीं, छोटी चीज़ का भी हो सकता है और बड़ी चीज़ का भी सेम टेम्परेचर हो सकता है। और प्रेशर भी अगर हम देखेंगे कि प्रेशर भी डिपेंड करता है कि हमारा मास पर डिपेंड नहीं करता, एक वैल्यू डिपेंड करता है, इतना फोर्स से उसको प्रेस किया गया है। डेंसिटी क्या है, एक पर्टिकुलरली मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो क्या है कि वो डिपेंड करता है कि मास और वॉल्यूम क्या है। विस्कोसिटी भी क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है, ज़्यादा है कम है वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस की विस्कोसिटी कितनी है। कंडक्टिविटी भी क्या है कि ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा स्पेस है, उसको डिपेंड करता है कि क्या मटेरियल है। देन उसके बाद आता है एक्सटेंसिव, जो कि डिपेंड करता है एनर्जी है। एनर्जी तो अगर हमारे पास में बड़ी चीज़ होगी एक, तो उसकी एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, वॉल्यूम है, ये सब क्या होगी, ये डिपेंड करेगी साइज क्या है उसका, शेप क्या है, ठीक है, तो उसका पर्टिकुलर डिपेंड करेगी मास क्या है, यानी कितना पर्टिकुलरली मास है उसका, इसलिए ठीक है। देन आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, वो स्टेट होती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, जब उसको कब बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, जब भी उसके अंदर कोई भी स्टेट है, जैसे कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है, वो चेंज ना हो,
यानी कि वो सिस्टम है हमारा सराउंडिंग से आइसोलेट हो जाए, मतलब कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का कोई सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ना सिस्टम का सराउंडिंग ना सराउंडिंग का सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग आइसोलेट हो गया, एक दूसरे से अलग हो गया, मतलब कि जैसे कि कोई भी मान लो हम सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में कब होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कब होगा, तीन कंडीशन होनी चाहिए, मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, तीन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होने के लिए तीन कंडीशन होनी चाहिए। और जो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मैकेनिकली जो भी जो मूविंग पार्ट्स हैं या जो भी कुछ है किसी पर्टिकुलर सिस्टम में अगर है तो उनके बीच में कोई अनबैलेंस यानी कि अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए किसी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग है हमारा तो इनके बीच में कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो हम उसको मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। और जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा उसमें केमिकल स्टेट या केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जब भी वो पर्टिकुलर अपनी स्टेट को चेंज करेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है, वो कंडीशन वो स्टेट होती है जिसमें कि टेम्परेचर है वो सिस्टम का यूनिफॉर्म रहता है, टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा एक कंटेनर है, कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, एक वेसल है, तो इसमें क्या है एक पर्टिकुलर लिक्विड रखा हुआ है, तो हम मान लेते हैं कि ना तो केमिकली कोई रिएक्शन हो रही है उसमें और ना ही मैकेनिकली अनबैलेंस फोर्स है उसमें, ओनली ये हमारा सिस्टम था और ये सराउंडिंग है, तो इसका टेम्परेचर हमारा मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेंड ना हो जाए यानी कि इसका 40 की जो सिस्टम है उसका सराउंडिंग के इक्वल टेम्परेचर ना आ जाए तो तब तक क्या होगा ये चेंज होता रहेगा, मतलब जब हमारा ये भी 20 हो जाए ये भी सेम टेम्परेचर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिकली इक्विलिब्रियम में है। ओके, देन आता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जब भी कोई सिस्टम चेंज करेगा स्टेट को एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में, जो भी पाथ होगा जो भी सक्सेसिव स्टेट होगी यानी कि एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट यानी कि बहुत सारी स्टेट आएंगी इंटरमीडिएट, तो उनके बीच में सक्सेसिव जो पाथ होगा सिस्टम का वो क्या है, वो क्या है एक प्रोसेस जो भी पाथ जो फॉलो किया सक्सेसिव, तो उसको हम क्या करेंगे एक टाइप से लेके दूसरी जहाँ तक जाने में एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस जाने में जो भी पाथ फॉलो किया उसको एक प्रोसेस बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कि सिस्टम अगर चेंज करेगा स्टेट को अपनी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में जो भी पाथ फॉलो किया सक्सेसिवली सिस्टम ने उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसे कि ये दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम पीवी डायग्राम में से जो हमारा क्या है 1 और 2 हमारी दो स्टेट थी और यहाँ से 1 से 2 स्टेट आने में ये पाथ फॉलो किया तो ये 1 से 2 हमारी प्रोसेस हो गई, 1 to 2 प्रोसेस यानी कि एक प्रोसेस हो गई। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, देखो जब भी इक्विलिब्रियम अटेंड तो करता है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कि जब भी डायरेक्शन होती है सिस्टम की, जब भी मान लो कि यहाँ से एक स्टेट थी दूसरी स्टेट में गया तो बहुत सारी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट आई बहुत सारी, देन उसके बाद में 1 to 2 गया आई स्टेट, देन 2 to 1 यानी कि दोबारा यहाँ से 1 से 2 तो चला गया बट 2 से 1 जाएगा ना, ये 2 से 1 अगर यहाँ से आएगा तो सेम इक्विलिब्रियम पाथ यानी कि एक पर्टिकुलर मतलब इक्विलिब्रियम को यहाँ से समझो बारीकी से, जैसे यहाँ से 1 से 2 गया तो बहुत सारी इक्विलिब्रियम स्टेट आई, इतनी सारी आई, देन 2 से 1 जाएगा ना तो वही टेम्परेचर इंस्टेंट पे, वही प्रेशर, वही सब कुछ, तो ये सब वही होगा, यानी कि वापस आने में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर देखेंगे तो सेम जाते टाइम भी वही और आते टाइम भी वही, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है।
और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल प्रोसेस जो प्रोसेस करना, जो भी इसको अटेंड करना, ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, ये पॉसिबल इतना नहीं होता। एक जो लिमिटेड कंडीशन में होता है उसको हमें सही से करना पड़ता है, सेटिस्फाई करनी पड़ती है कुछ कंडीशन, जैसे कि जो प्रोसेस है फ्रिक्शनलेस, यानी कि उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और जो भी प्रोसेस है इनफाइनाइटली स्लो होनी चाहिए, यानी कि क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस होनी चाहिए। और जो हीट एक्सचेंज है वो भी इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करवाएंगे किसी प्रोसेस में तो हो सकता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाए। बट जो भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स आती हैं, यानी कि प्रोसेस 1 से 2 चला गया, 1 से 2 चला गया, जो 2 से 1 जाना है तो वो सेम बात को फॉलो नहीं करेगा। तो ओरिजिनल जो भी आ रहा है तो वो सेम इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करेगा। तो वो हो गई हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस। देन आती है क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है कि अगर हम मान लो कोई इंस्टेंट पे किसी भी प्रोसेस को देखते हैं, अगर उसमें कुछ डेविएशन आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, अगर वो उसमें वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल हो, मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर देख रहे हैं, मतलब एक 1 to 2 जाना है, तो एक यहाँ से जाने के लिए जब भी जो भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, यानी कि बहुत सारी प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, इक्विलिब्रियम स्टेट से होके गुजरना पड़ता है उसको, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो जो डेविएशन आएगा सिस्टम में वो वेरी स्मॉल होना चाहिए, वो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। और एक क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस ही एक रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को ही रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करते हैं, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को हम कैसे अटेंड करते हैं, किस तरह से उसको पूरा करते हैं। देखो हमने क्या किया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें कि वेट रखा हुआ है और यहाँ पे गैस भरी हुई है, इसकी बाउंड्री है, सिलेंडर है, ये वेट रखे हुए, ये हमारी पिस्टन है। ठीक है, तो अगर हमें वेट एक तो एक पर्टिकुलरली क्या करा, ये एक किसी अमाउंट का मान लो 10 kg का एक वेट रखा हुआ है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पे, तो क्या किया हमने, इसको हटा दिया, तो क्या होगा, पिस्टन एकदम से ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो जो हमारी सिस्टम में जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी चेंज होगी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो भी है इसका चेंज होगा हमारा सिस्टम का। लेकिन अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या कर सकते हैं हम, 10 kg का जो वेट है उसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल स्मॉल, यानी कि 1 ग्राम के या 10 ग्राम के, इस तरह से स्मॉल 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 करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें जो भी प्रोसेस 1 से 2 जाने में, एक तो क्या था एकदम से पूरा 10 kg हटा दिया और चला गया 1 to 2। ठीक है, लेकिन दूसरे में क्या किया हमने, मान लो 10 ग्राम के हमने बहुत सारे वेट्स रख दिए, एक एक करके हम उसको निकालेंगे तो क्या होगा, जो चेंज आएगा ना इसमें 1 से 2, यानी कि एक बार 1 ग्राम का निकाला वो सारे हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, बहुत सारे इक्विलिब्रियम जो भी स्टेट्स आएगी, यानी कि 1 से 2 जाने के लिए हमें बहुत सारे इक्विलिब्रियम स्टेट से होके गुजरना पड़ता है। और ये स्मॉल वेरी स्लो प्रोसेस है, तो ये अटेंड करना मतलब जो भी है तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस को फॉलो करता है, एक स्मॉल स्मॉल इक्विलिब्रियम स्टेट से होके गुजरता है। तो जो ये क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस है वो एक स्लो प्रोसेस है और इसमें बहुत सारी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट्स आती हैं। तो इसलिए क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोल देते हैं। अगर क्वेसी स्टैटिक नहीं होती तो एकदम से क्या हम हटा देते तो प्रोसेस गई तो 1 से 2 तक ही गई ना, लेकिन वो इरिवर्सिबल है। मतलब अगर हम दोबारा से, अगर ये मान लो कि एक बार वेट हटा दिया, 1 से 2 गया तो वेट हटा दिया, लेकिन 2 से 1 जाना है हमें, यानी कि दोबारा से वेट रखना पड़ेगा, तो क्या उसी चीज़ को इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, वो क्योंकि अगर हमने एक एक करके हटाया है तो एक एक करके रखेंगे तो सेम इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करते हुए वो 2 से 1 जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी।
ठीक है। जो क्विसी स्टैटिक प्रोसेस है वो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि यहाँ से 1 से 2 और 2 से 1 जाने के लिए हमें जो इक्विलिब्रियम स्टेट से होके गुजरना होगा। ओके, आई थिंक आपको आज की वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।